वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट अज्योर आर्किटेक्चर सेंटर का एक बहुत ही दिलचस्प डॉक्यूमेंट है जो एक ऐसे क्लाउड पैटर्न की बात करता है जो सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है लेकिन जिसके फायदे बहुत बड़े हैं। हम बात कर रहे हैं स्टैटिक कंटेंट होस्टिंग पैटर्न की। और आज हमारी बातचीत का मकसद सिर्फ ये समझाना नहीं है कि ये पैटर्न क्या है, बल्कि ये जानना है कि वेब एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस और होस्टिंग की लागत पर इसका कितना गहरा असर पड़ सकता है। ये एक ऐसा फंडामेंटल आइडिया है जो क्लाउड डेवलपमेंट के तरीके को बदल सकता है, सिर्फ स्टैटिक कंटेंट को संभालने का तरीका बदलकर। एग्जैक्टली। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमें इस पैटर्न की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब ऐसी कौन सी समस्या है जिसे ये हल करता है। आमतौर पर किसी भी वेब एप्लीकेशन में दो तरह का कंटेंट होता है, डायनामिक और स्टैटिक। हाँ, डायनामिक मतलब जो हर यूजर के लिए बदलता है, जैसे आपकी सोशल मीडिया फीड। और स्टैटिक मतलब जो सबके लिए एक जैसा रहता है, जैसे कंपनी का लोगो, इमेजेस, सीएसएस फाइल्स वगैरह। बिल्कुल। और पारंपरिक तरीके में इन दोनों तरह के कंटेंट को सर्व करने की जिम्मेदारी एक ही वेब सर्वर की होती है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है ना। हाँ, सोचिए एक हाई एंड पावरफुल सर्वर जिसका काम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करना और यूजर स्पेसिफिक डेटा जनरेट करना है, वो अपना कीमती समय और प्रोसेसिंग पावर सिर्फ इमेजेस और पीडीएफ फाइल्स भेजने में लगा रहा है। वेट, बट इजंट इट जस्ट सिंपलर टू कीप एवरीथिंग ऑन वन सर्वर? मैं एक छोटे स्टार्टअप के नजरिए से सोच रही हूँ कि एक अलग स्टोरेज अकाउंट मैनेज करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ाएं? मेरा सर्वर कुछ इमेजेस तो हैंडल कर ही सकता है। ये सोच किस पॉइंट पर जाकर गलत साबित होती है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और शायद एक छोटे हॉबी प्रोजेक्ट के लिए ये ठीक भी हो, लेकिन ये सोच उसी पल गलत साबित हो जाती है जब आपके लिए स्पीड या पैसा, इन दोनों में से कोई भी चीज़ मायने रखने लगती है। इसे ऐसे समझिए, आपकी एप्लीकेशन एक गौरमे रेस्टोरेंट है और आपका वेब सर्वर आपका मिशेलिन स्टार शेफ। ओके। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में आप अपने शेफ से खाना बनवाने के साथ साथ पानी की बोतलें सर्व करने और प्लेटें धोने का काम भी करवा रहे हैं। हा, ओके, दैट्स अ ग्रेट वे टू पुट इट। शेफ तो सॉटे करने के लिए है, पानी पिलाने के लिए नहीं। एग्जैक्टली। जब आपका वो महंगा शेफ यानी कंप्यूट इंस्टेंस बड़ी बड़ी इमेजेस या जावास्क्रिप्ट फाइल्स भेजने में बिजी हो जाता है, तो वो यूजर जो अपने डायनामिक शॉपिंग कार्ट के लोड होने का इंतजार कर रहा है, उसे भी देरी का सामना करना पड़ता है। यूजर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सर्वर किसी दूसरे यूजर को एक बड़ी बैनर इमेज भेजने में बिजी है। उसे बस ये पता है कि साइट स्लो है। और यहीं से परफॉर्मेंस और कॉस्ट दोनों की समस्या शुरू होती है। तो इस रेस्टोरेंट एनालॉजी को आगे बढ़ाएं तो समाधान ये है कि पानी सर्व करने और प्लेटें धोने के लिए एक अलग बहुत सस्ता हेल्पर रख लिया जाए। हाँ, ताकि शेफ सिर्फ शानदार खाना बनाने पर फोकस कर सके। आपने बिल्कुल सही समझा। यही स्टैटिक कंटेंट होस्टिंग पैटर्न का कोर आइडिया है। आप अपनी स्टैटिक फाइल्स जैसे HTML पेजेस, इमेजेस, CSS, जावास्क्रिप्ट को वेब सर्वर से उठाकर एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस जैसे एज्योर स्टोरेज या Amazon S3 में डाल देते हैं। और ये स्टोरेज सर्विस वेब सर्वर को पूरी तरह बाईपास करके सीधे क्लाइंट के ब्राउजर को फाइल्स भेज देती है। यस, और यहाँ कॉस्ट का फर्क कोई मामूली नहीं है। हम पेनीज वर्सेस डॉलर्स की बात कर रहे हैं। कंप्यूट इंस्टेंसेस का बिल पर आर के हिसाब से आता है, चाहे वो बिजी हो या आइडल, जबकि स्टोरेज सर्विसेज का बिल सिर्फ डेटा स्टोरेज और डेटा ट्रांसफर के हिसाब से आता है, जो कि बहुत ही कम होता है। तो नतीजा ये हुआ कि एप्लीकेशन तेज चलती है क्योंकि आपका शेफ अब फ्री है और महीने के अंत में क्लाउड बिल भी काफी कम आता है। बिल्कुल ठीक है, ये सुनने में तो बहुत ही शानदार और सीधा लगता है। सर्वर से फाइल्स उठाओ, स्टोरेज में डालो एंड यूर डन। पर मुझे लगता है कि असलियत में इसे इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। Here's where it gets really interesting. जब आपका कोड एक जगह और कंटेंट दूसरी जगह हो तो डिप्लॉयमेंट के दिन क्या होता है? ये वो पॉइंट है जहां ज्यादातर टीमें गलती करती हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सोचिए, आपकी डेव टीम ने एक नया फीचर लॉन्च किया जिसके लिए लोगो का वर्जन 2 चाहिए, लेकिन कंटेंट टीम ने स्टोरेज अकाउंट में अभी तक वर्जन 1 ही अपलोड किया हुआ है। ओहो। जैसे ही कोड डिप्लॉय होगा, साइट टूटी हुई दिखेगी। अब आप इन दो अलग अलग दुनियाओं, कोड और कंटेंट को सिंक में कैसे रखेंगे? ये तो एक नाइटमेयर सिनेरियो है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है एक मजबूत CI/CD पाइपलाइन, यानी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। आपको एक ऑटोमेटेड प्रोसेस की जरूरत है जहां एक सिंगल डिप्लॉय कमांड आपके एप्लीकेशन कोड को भी अपडेट करे और साथ ही स्टोरेज अकाउंट में मौजूद रेलेवेंट स्टैटिक एसेट्स को भी।
मतलब एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बनाना होगा डिप्लॉयमेंट के लिए। एग्जैक्टली वरना आप हमेशा वर्जनिंग की समस्याओं से जूझते रहेंगे। ठीक है, डिप्लॉयमेंट की चैलेंज समझ में आती है, पर एक और बात मुझे परेशान कर रही है। हमने अपनी सारी एसेट्स को एक स्टोरेज सर्विस में डाला और उसे पब्लिक कर दिया ताकि यूजर्स उसे एक्सेस कर सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमारी फाइल्स को देख सकता है या उससे भी बुरा हमारी फाइल्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ये तो थोड़ा डरावना लगता है। आपका डर बिल्कुल जायज है एंड सिक्योरिटी इज अ क्रूशल एस्पेक्ट। यहाँ एक बहुत जरूरी न्यूआंस है। आप स्टोरेज कंटेनर को पब्लिक रीड एक्सेस के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं, पब्लिक राइट एक्सेस के लिए नहीं। अच्छा। इसका मतलब है कि कोई भी उन फाइल्स को डाउनलोड तो कर सकता है, लेकिन कोई भी आपके स्टोरेज में कुछ अपलोड या डिलीट नहीं कर सकता। अगर आपने गलती से राइट एक्सेस ऑन कर दिया तो ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है। ओके, दैट मेक्स सेंस। पर मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसी स्टैटिक फाइल्स हैं, जैसे कोई कॉन्फिडेंशियल पीडीएफ रिपोर्ट, जो मैं हर किसी को नहीं दिखाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ही उसे एक्सेस कर पाएं। तब क्या होगा? ये एक बेहतरीन सवाल है। ऐसे केसेस के लिए वैलिड की पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। एज्योर में इसे शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर्स या सैस कहते हैं। वैलिड की? हाँ, इसका नाम वैलिड की एक वजह से है। जब आप वैलेट को अपनी कार की चाबी देते हैं तो वो आपकी मेन की नहीं होती। वो चाबी सिर्फ कार को स्टार्ट कर सकती है और उसे थोड़ी दूर तक चला सकती है। वो ट्रंक या ग्लव बॉक्स नहीं खोल सकती। राइट, एक लिमिटेड एक्सेस की। एग्जैक्टली। एक सैस टोकन भी एक डिजिटल वैलेट की तरह है। आप यूजर को एक स्पेशल टेम्पररी लिंक देते हैं जो उसे सिर्फ एक स्पेसिफिक फाइल को एक लिमिटेड टाइम जैसे 10 मिनट के लिए एक्सेस करने की परमिशन देता है, और वो भी बिना आपके पूरे स्टोरेज अकाउंट की कीज दिए हुए। और टाइम एक्सपायर होने के बाद वो लिंक अपने आप इनवैलिड हो जाता है। इससे सिक्योरिटी और कंट्रोल दोनों बने रहते हैं। सिक्योरिटी और डिप्लॉयमेंट के अलावा परफॉर्मेंस का भी एक पहलू है। मान लीजिए हमारी एप्लीकेशन ग्लोबल है, जिसके यूजर्स अमेरिका से लेकर जापान तक हैं। भारत में रखे स्टोरेज से जापान में बैठे यूजर के लिए कंटेंट लोड होना तो स्लो होगा। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, यहीं पर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क या सीडीएन का रोल आता है। सीडीएन को आप अपने स्टैटिक कंटेंट के लिए एक इंटेलिजेंट ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। जब आप सीडीएन को अपने स्टोरेज अकाउंट के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो सीडीएन आपके कंटेंट की कॉपीज दुनिया भर में फैले अपने डेटा सेंटर्स में रख लेता है। तो जब जापान वाला यूजर उस इमेज को रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट भारत आने की बजाय उसे जापान के सबसे करीबी सीडीएन सर्वर से ही मिल जाएगी। बिल्कुल, इससे लेटेंसी बहुत कम हो जाती है और यूजर को कंटेंट लाइटनिंग फास्ट स्पीड से मिलता है। और ये आपकी एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी और रेजिलियंस भी बढ़ाता है। अगर एक डेटा सेंटर डाउन हो भी जाए तो सीडीएन ट्रैफिक को ऑटोमेटिकली दूसरे नजदीकी सर्वर पर राउट कर देता है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, राइट? हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि सीडीएन एक एक्स्ट्रा सर्विस है जिसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है, पर ग्लोबल ऑडियंस के लिए इसके फायदे कॉस्ट से कहीं ज्यादा हैं। सोर्स में कस्टम डोमेन नेम्स और जियो रेप्लिकेशन का भी जिक्र है, वो क्या है? हाँ, ये कुछ और प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस हैं। हो सकता है कि स्टोरेज सर्विसेज डिफॉल्ट रूप से आपको कस्टम डोमेन नेम जैसे cdn.mycompany.com सपोर्ट ना करें और आपको एक लंबा अगली यूआरएल इस्तेमाल करना पड़े। ओके। इसे हैंडल करने के लिए सीडीएन या दूसरी सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जियो रेप्लिकेशन वो स्टोरेज सर्विसेज का एक बिल्ट इन फीचर होता है। इसका मतलब है कि क्लाउड प्रोवाइडर आपकी डेटा की कॉपीज ऑटोमेटिकली एक ही रीजन में अलग-अलग डेटा सेंटर्स में रखता है। अच्छा, ताकि किसी डिजास्टर की स्थिति में भी डेटा सेफ रहे। सही। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये पैटर्न किन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा उपयोगी है? एक चेकलिस्ट की तरह बताएं तो। सोर्स में इसके लिए कुछ बहुत ही क्लियर सिनेरियोज दिए गए हैं। पहला और सबसे बड़ा, जब आप स्टैटिक रिसोर्सेज वाली किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन की होस्टिंग कॉस्ट को नाटकीय रूप से कम करना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा, ऐसी वेबसाइट्स के लिए जो पूरी तरह से स्टैटिक कंटेंट से ही बनी है, जैसे कोई मार्केटिंग साइट या ब्लॉग। इनके लिए तो कंप्यूट इंस्टेंस की जरूरत ही नहीं है। तीसरा, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, जब आपको सीडीएन का इस्तेमाल करके कंटेंट को दुनिया भर में तेजी से डिलीवर करना हो। और चौथा एक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से है, जब आप अपने स्टैटिक कंटेंट की कॉस्ट को डायनामिक एप्लीकेशन की कॉस्ट से अलग करके मॉनिटर करना चाहते हैं। इससे कॉस्ट ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाता है।
और ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहां इस पैटर्न को उपयोग करने से बचना चाहिए? मुख्यतया 2 स्थितियां हैं। पहली, जब एप्लीकेशन को क्लाइंट को कंटेंट भेजने से पहले उस पे कोई प्रोसेसिंग करनी हो। जैसे? उदाहरण के लिए, हर बार पीडीएफ डाउनलोड होने पर उसमें डायनामिकली एक टाइम स्टैम्प जोड़ना हो। ये काम स्टोरेज सर्विस नहीं कर सकती, इसके लिए वेब सर्वर की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी स्थिति? दूसरी स्थिति तब है जब आपके स्टैटिक कंटेंट की मात्रा बहुत ही कम हो। मान लीजिए आपकी पूरी साइट पर सिर्फ 2-4 छोटी-छोटी आइकन्स हैं। ऐसे में उन्हें एक अलग स्टोरेज सर्विस से लाने का नेटवर्क ओवरहेड आपको होने वाले कॉस्ट सेविंग से ज्यादा हो सकता है। तो सिंप्लिसिटी के लिए सब कुछ एक ही जगह रखना बेहतर हो सकता है। हाँ, उस केस में सोर्स में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है। इस पैटर्न को एज़्योर वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क के बड़े सिद्धांतों से जुड़ा गया है, जैसे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। यस, एंड दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह सरल सा पैटर्न बड़े आर्किटेक्चरल सिद्धांतों के साथ कैसे अलाइन होता है? यह सिर्फ एक हैक या ट्रिक नहीं है, ये एक मजबूत आर्किटेक्चरल डिसीजन है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के नजरिए से देखें तो आप सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप स्टैटिक कंटेंट सर्व करने के लिए महंगे डायनामिक एप्लीकेशन होस्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो कि रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल है। राइट। और परफॉर्मेंस एफिशिएंसी के नजरिए से आप अपनी मेन एप्लीकेशन पर से बोझ हटा रहे हैं। ट्रैफिक जैम कम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इससे ट्रैफिक कंजेशन कम होता है और आपकी एप्लीकेशन पूरी तरह से बिजनेस लॉजिक डिलीवर करने पर फोकस कर पाती है, जो कि उसका असली काम है। तो संक्षेप में कहें तो स्टैटिक कंटेंट होस्टिंग पैटर्न क्लाउड एप्लीकेशंस को ज्यादा एफिशिएंट, फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए एक शक्तिशाली लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सरल रणनीति है। बिल्कुल, ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आर्किटेक्चर में किए गए छोटे-छोटे सही बदलावों का बिजनेस पर बड़ा और सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मतलब ये सिर्फ एक टेक्निकल पैटर्न नहीं है। नहीं, ये एक स्मार्ट बिजनेस डिसीजन है। आज के इस बातचीत से एक विचार मन में आता है जो हम अपने लिसनर के लिए छोड़ना चाहेंगे। जैसे जैसे वेब एप्लीकेशंस, सर्वलेस और जैमस्टैक जैसे आर्किटेक्चर्स की ओर बढ़ रही हैं, जहां स्टैटिक प्री रेंडरिंग एक मुख्य सिद्धांत है, क्या आपको लगता है कि ये स्टैटिक कंटेंट होस्टिंग पैटर्न भविष्य में सिर्फ एक विकल्प रहेगा या वेब डेवलपमेंट का डिफॉल्ट फाउंडेशन बन जाएगा? Thank you for watching The Funnel Effect.